Hello everyone, this is Akash प्रजापति and I welcome you to our YouTube channel वन एग्जाम। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एग्जाम पर। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने सीखा था रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक बार हम पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम आज के इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एडवांस लेवल के रूल्स हैं उनको हम सीखेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अभी तक जो हमने बताया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केवल ट्रांसलेशन का काम था, जिससे एकेडमिक्स लेवल में या 6 to 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल रहता है। और आज के इस वीडियो में जो हम बताएंगे वो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी के एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम्स हो, या कोई भी स्टेट लेवल्स के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो टेंस से क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसके पहले चलिए हम थोड़ा सा पिछली क्लास के कंटेंट को रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन या स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर कुछ ऐसे स्टेप्स की बात करी थी कि जिनका यूज किया जाता है ट्रांसलेशन में। जिसमें पहला स्टेप हमने बताया था, पहला स्टेप क्या बताया था, टू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन करना होगा तो उनमें जितने वर्ड्स यूज किए गए हैं उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेप हमने बताया था आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, उसके बाद आप जब टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आप उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तीसरा जो रूल हमने उसमें बताया था आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस को पहचानेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर रूल था आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, फिर आइडेंटिफाई द वर्ड, फिर आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, एंड ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, और सेवेंथ जो फाइनल स्टेप हमने बताया था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना उसके आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। और वो स्टेप्स क्या था, अरेंजमेंट का, कि जब आपको सारी की सारी चीजें पता चल गई हैं, सारे कंपोनेंट्स आप जान गए हैं, तो उनको किस स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको अरेंज करेंगे। और उसके लिए हमने बताया था एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट की बात। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो वही सेंटेंस हमारा सही माना जाता है। चलिए, ये हुई पिछले वीडियो से रिलेटेड बातें और इनमें हमने इन सभी को बड़े ही डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप उसको अवश्य देख लें, जिनमें ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जहां पर हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस, या उसके यूजेस को आप मान सकते हैं कि आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां किया जाता है, और एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एडवांस लेवल के या उसके रूल्स को सीखेंगे या उसके यूजेस को सीखेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को बता दिया है, जिनमें सभी के सभी सेंटेंसेस से, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर स्पेशली हमने एक क्लास और अलग से बताई है, जो कि इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी, उसको आप अवश्य देख लें। और उनमें आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया है। इसके पहले अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर वर्ब का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और वर्ब दो यूज होती है टेंस में,
दो कौन सी यूज होगी? अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। फिफ्थ फॉर्म कहने का मतलब है कि जब हम किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं तो वही फॉर्म हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बिना हेल्पिंग वर्ब के ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। अगर हम इसके बात करें यूजेस की, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आखिर कहाँ कहाँ किया जाता है या कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला हम जान सकते हैं यूज नंबर 1 कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सबसे एकदम मेन वाला जो यूज है वो कहां पर यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है रेगुलर एक्शन के लिए, रेगुलर एक्शन के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्शन को ही आप रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हैं, रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर यूज होता है एक और जगह पर जिसे आप हैबिचुअल चीजें कह सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन के लिए। तो इन सभी प्लेसेस पर या इन सभी के लिए यूज किया जाता है कौन सा टेंस? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चाहे वो हम बात करें किसकी, रेगुलर एक्शन की या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन की। फ्रीक्वेंट एक्शन को ही रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब है कि जब वही एक्शन बार बार किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिपीटेड एक्शन कहते हैं। या वही काम जब रिपीट किया जाए बार बार तो वही आपका रिपीटेड एक्शन है। वहीं अगर हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हम कोई कार्य बार बार करेंगे तो वो हमको हमारी क्या बन जाएगा? आदत बन जाएगा या उसकी हैबिट हमको हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, 1 2 3 कुछ एग्जांपल की, तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी उठता है, ठीक है। उसके यानी वो जो उठने का काम है उसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो रेगुलर बेसिस पर वही किया जा रहा है, ठीक है। वो डेली का डेली मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाता है, यानी उसकी एक आदत हम मान सकते हैं या उसका एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि उसको दर्शा रहा है। और यहाँ पर टेंस हम कौन सा यूज कर रहे हैं? जब हम जानते हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब की कोई भी वर्ब यूज हो और उसमें यस लगा हो तो वो आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, ठीक है। एक और हम लिख सकते हैं आई टेक टी एट 8 AM, ठीक है। मैं सुबह 8 बजे चाय पीता हूं, यानी मैं सुबह 8 बजे चाय पीता हूं। मेरे द्वारा चाय पीने का जो काम हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 बजे किया जाता है, यानी वो एक हमको हैबिट दिखाता है, ठीक है। ये हमको एक हैबिट दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे रेगुलर एक्शन की बात करें, चाहे फ्रीक्वेंट एक्शन की बात करते हैं या फिर चाहे हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। चलिए एक सेंटेंस और हम लिख लेते हैं, ही कम्स हियर डेली। ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ पर प्रतिदिन आता है, वह यहाँ पर प्रतिदिन आता है, यानी ये काम जो किया जा रहा है वो रेगुलरली किया जा रहा है, यानी रेगुलर तरीके से किया जा रहा है, और जो कि उसके रिपीट करने को भी दर्शाता है, क्योंकि जब डेली का डेली आएगा तो यानी जाहिर सी बात है कि वो चीजें रिपीट हो रही हैं, और रिपीट हो रही है तो इसीलिए हम ऐसे ही टेंस में यूज करते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहचानेंगे कैसे? हम देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम यस या यस यूज करते हैं और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज तो नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यूज नंबर 1 हो गया। कहां कहां यूज होता है? रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए। अब इनके लिए रेगुलर, रिपीटेड या फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए या इनको व्यक्त करने के लिए हमको कुछ खास वर्ड्स मिलेंगे जिनसे हम जान पाएंगे कि ये एक्शन डेली के डेली या रिपीटेड हो रही है या
कई बार 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 होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, उनके लिए आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा। वे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर हम कहें, इन वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे, ऑलवेज, समटाइम, यूजुअली, रेगुलरली, ठीक है। और देख सकते हैं ऑकेजनली, ठीक है, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है, बेयरली, डेली, हैबिचुअली। इन सभी वर्ड्स का जहां पर भी यूज हो जाएगा, उनसे हमको क्या पता चलेगी? उनसे हमको किसी काम के बार बार होने की बात पता चलेगी। एक और वर्ड्स लिख सकते हैं, ऑफन होता है, और लिख सकते हैं यूजुअली, रेगुलरली, ओकेजनली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, डेली, हैबिचुअली, ऑफन, नेवर, नेवर हमने नहीं लिखा है, नेवर, ठीक है, और समटाइम्स, समटाइम लिखा हुआ है। और इनके साथ एक और यूज कर सकते हैं, एवरी लिखकर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी वीक, कुछ भी कर सकते हैं, या एवरी आवर से शुरू करते हैं, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो ये सभी वर्ड्स जिसमें जिस भी टेंस में आ जाएंगे, सॉरी जिस भी सेंटेंस में आएंगे, वो आपको क्या दिखाएगा? वो आपको एक्शन की रेगुलरिटी दिखाएगा। वो आपको क्या दिखाएगा? वो आपको एक्शन की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, यानी वही चीजें बार बार हो रही हैं। और ऐसे वर्ड्स जहां पर आ जाएंगे, वो आपको हैबिट दिखाएगा, किसी की हैबिचुअल एक्शन को दिखाने का काम करेगा। इन वर्ड्स को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और यही आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, और यही आपके क्लू पॉइंट बनेंगे जिनसे आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी आपको ये सारी के सारे वर्ड्स दिख जाएं, आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ठीक है, कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और क्यों यूज करना है? क्योंकि हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन को दिखाने का काम ही हमारा कौन सा टेंस करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको नोट करते चलें। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखते हैं, ही छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर यहां पर मैं इस सेंटेंस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दे दूं आपको, ऑप्शन नंबर 1 इज कमिंग, ऑप्शन नंबर 2 केम, ऑप्शन नंबर 3 हैज कम, ऑप्शन नंबर 4 कम्स। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन फॉर द सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में, या जो ब्लैंक है इनमें आप कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, या कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। इसी तरह आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस लिखा मिलेगा, तो यहां पर आप कैसे बता सकते हैं कि यहां पर अब ही के अकॉर्डिंग तो इज कमिंग भी आपको सही लगेगा। ही के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में केम भी यूज हो सकता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही के साथ सिंगुलर हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैज कम का भी यूज हो सकता है, और ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कम्स भी देखने को मिल सकता है, या कम्स भी लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इस सेंटेंस में कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस में आपको किस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे,
ये आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर इसके साथ में, जैसे ही हम इस सेंटेंस में इसके साथ में एक छोटा सा वर्ड जोड़ देते हैं, ही ऑलवेज, जैसे ही हम ऑलवेज वर्ड को जोड़ दिया, जैसे अभी हमने कुछ वर्ड्स जो लिखा है उनमें एक वर्ड था ऑलवेज, आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके देख सकते हैं, उनमें ऑलवेज लिखा हुआ है। और जैसे ही हमने ही के साथ ऑलवेज लिखा, अब आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑलवेज का यूज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए, किसी चीज को रिपीटनेस दिखाने के लिए, बारंबारता दिखाने के लिए यूज होता है, क्योंकि वह हमेशा यहाँ आता है। ठीक है, वह हमेशा यहाँ आता है। अगर इस सेंस में लेंगे इसको, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट वाला जब पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम यहां पर इसको अगर मानकर चलते हैं कि अगर हैज कमिंग लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? हैज बीन। ठीक है, तो आपका अब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर बात करें इस वाले ऑप्शन की, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखा रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आपको एक वर्ड ऑलवेज मिल रहा है और इसके बाद आपको कुछ भी लगाना है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होना चाहिए। चलिए हम आपको एक और सेंटेंस देते हैं, हम आपको एक और सेंटेंस देते हैं इसी से रिलेटेड। दूसरा सेंटेंस है ही ऑफन टू प्रयागराज। ठीक है, ही ऑफन गो टू प्रयागराज। ऑप्शंस मैं देता हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग, सेकेंड ऑप्शन इज has gone, third option is goes and fourth option is, चलिए was going एक कर देते हैं, was going कर देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में आप अगर देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन टिक होना चाहिए या कौन सा ऑप्शन सही होगा, एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो हमने अभी कुछ वर्ड्स लिखवाए जिनमें एक वर्ड था आपका ऑफन, और ऑफन वर्ड जिस सेंटेंस में यूज होता है वो आपको ये दिखाता है। ऑफन की हिंदी क्या होती है? अगर थोड़ा सा हिंदी की ओर चलते हैं तो इसका मतलब होता है प्रायः, और प्रायः अगर हम कोई काम करते हैं तो यानी वह काम क्या रिपीट होता है, रिपीट होता है यानी उसकी हमको हैबिट भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने के लिए बताए हैं। ठीक है, देखते हैं। ही इज गोइंग, इज गोइंग आपको दिखा रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैज गॉन आपको बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वाज गोइंग आपको बताता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जबकि गोज आपको क्या बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपको जो कुछ वर्ड्स हमने बताए हैं उनको आपको दिमाग में सेव करना चाहिए या सेव करना पड़ेगा। चलिए दूसरा यूज जो होता है, दूसरे यूज की ओर चलते हैं। अगर हमने रेगुलर एक्शन की बात कर ही ली है, अगर हमने रेगुलर एक्शन की बात कर ली है, तो कुछ एक्शन होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, यानी रेगुलर वो नहीं कहे जा सकते हैं, तो उनको हम दूसरे यूज के अंतर्गत लिख सकते हैं इर्रेगुलर एक्शन। क्या लिख सकते हैं? इर्रेगुलर एक्शन, यानी ऐसे काम जो रेगुलरली नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं लेकिन होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए ऐसे सेंटेंसेस के लिए या ऐसे यूजेस के लिए हम आपको एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। इंडोनेशिया, सुनामी कम्स इन इंडोनेशिया, सुनामी इंडोनेशिया में आती है, इंडोनेशिया में सुनामी आती है। अब बताइए सुनामी क्या डेली आएगी? प्रतिदिन सुनामी तो आएगी नहीं, सुनामी तो कभी कभार आएगी। तो ऐसे इर्रेगुलर एक्शन के लिए भी हम देख रहे हैं कि यूज किसका किया जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जा रहा है। चलिए एक और हम लिख लेते हैं।
अर्थक्वेक्स कम्स, या चलिए हैपेंस इन जापान। अर्थक्वेक्स हैपेंस इन जापान। जापान में अर्थक्वेक आते हैं या अर्थक्वेक कम्स इन जापान कहे तो बात वही है। अब बताइए, सॉरी, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। भूकंप क्या डेली आएगा? भूकंप कोई रेगुलर एक्शन वाली चीज तो है नहीं, लेकिन हाँ इरेगुलर एक्शन वाली चीज है, यानी जो कभी कभार होती है, रेगुलर नहीं होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोनों सेंटेंसेस में यूज किया गया है। ऐसे सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं कौन से वाले टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तीसरे सेंटेंस या तीसरे यूज की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो वो किस लिए यूज होता है? वो आपका यूज होता है, यूज नंबर 3 लिख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज होगा, प्रिंसिपल्स के लिए यूज होगा, या फिर फैक्ट्स के लिए यूज होगा। इन सभी के लिए जो चीजें निश्चित है, जो चीजें एकदम श्योर हैं, उसके लिए भी हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड भी एक दो एग्जांपल्स देख ही लेते हैं। जैसे अगर हम कहें सनराइजेस इन द ईस्ट, सनराइजेस इन द ईस्ट अगर हम कहते हैं, यानी सूर्य हमेशा सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है। क्यों पूर्व से ही निकलता है? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य हमेशा पूर्व से निकला है, अभी भी पूर्व से निकलता है और आगे भी पूर्व से निकलेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको कहें सन हैज राइजन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकला है, सूर्य पूर्व में निकला है। जाहिर सी बात है पूर्व में ही निकलता है, तो क्यों ना हम इसको इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। तो इसीलिए यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और हम एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 2 मिलाकर 4 बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स के लिए, अब क्या ये है हमारा फैक्ट्स या प्रिंसिपल है कि 2 मिलाएंगे तो 4 ही होगा, 2 मिलाने पर 5 तो होगा नहीं, 2 मिलाने से 3 तो होगा नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगला यूज हम लिख सकते हैं, या अगला यूज कहा जा सकता है कि किस तरीके से यूज होगा, तो हमारे साथ लिखेंगे यूज नंबर 4, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी यूज होता है प्रेजेंट टेंस। अब आप कहेंगे कि बात हो रही है फ्यूचर की, लेकिन यूज क्या हो रहा है? प्रेजेंट टेंस। ये कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए हम इसको समझते हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ये है कि इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स, फ्यूचर वाले वर्ड्स जरूर आएंगे। फ्यूचर टाइम वर्ड्स, फ्यूचर टाइम वर्ड्स कम इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई फ्यूचर काइंड ऑफ वर्ड या फ्यूचर टाइम बताने वाला वर्ड लिखा रहेगा। फ्यूचर टाइम बताने वाला वर्ड क्या हो सकता है? टुमारो, टुमारो, या आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट लगाकर, नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये आपको लगा हुआ मिल सकता है, या फिर कोई मंथ का नेम मिल सकता है, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ठीक है, इन अप्रैल, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये इन सभी वर्ड्स का यूज आपको दिखेगा किसके लिए? प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए। और इसका प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके भी बता सकते हैं। हाँ, फ्यूचर टेंस का यूज करके तो सारी की सारी फ्यूचर बातें बताई ही जाती हैं, लेकिन
प्रेजेंट टेंस से अगर हमको बताना होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके बता सकते हैं। वो भी कैसे बताएंगे, और दोनों में हम अंतर भी बताएंगे कि जो फ्यूचर टेंस का यूज क्यों होता है और प्रेजेंट टेंस का यूज फ्यूचर टाइम बताने के लिए क्यों होता है, इसको हम बताएंगे फ्यूचर वाले टेंस में। ठीक है, जब हम फ्यूचर टेंस सीख रहे होंगे तो दोनों में अंतर हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे कि ये सारे वर्ड्स आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगे हुए मिल रहे हैं तो वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसी बात को एग्जाम्पल के तौर पर देखें या एग्जाम्पल इसके लिए मेंटेन करें, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लें। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। पीएम मोदी लीव्स इंडिया फॉर यूएसए। प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए भारत छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए भारत छोड़ते हैं यानी भारत से जाते हैं। अब भारत से जाते हैं तो ये आपको क्या बता रहा है कि जाएंगे। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होगा कि प्रधानमंत्री अब भारत से अमेरिका जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी देख रहे हैं कि किसका यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं ही कम्स हियर टुमारो। ही कम्स हियर टुमारो। अभी हमने जो फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स लिखा है कुछ, उनमें टुमारो भी एक वर्ड है। ठीक है, टुमारो एक वर्ड है फ्यूचर टाइम को बताने वाला, और यह सेंटेंस आपको क्या बता रहा है कि वह कल आएगा। इसकी हिंदी क्या होगी, वह कल आएगा। अब आप कहेंगे कि वह कल आएगा का ट्रांसलेशन कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है, वह कल आएगा इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होगा, तो इसी तरह होगा इसका ट्रांसलेशन, क्योंकि यह बताता है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। ठीक है, और इसके लिए हम आपको एक फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंटिंग वर्ड जरूर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वह आने वाले कल में आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस तरह से हम देखते हैं कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी यूज होता है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वाला यूज देखेंगे। नेक्स्ट वाला यूज जो होता है शायद मे बी 5th नंबर होगा, आप देख लेंगे उसको। ये आपको बताएगा पोसेशन। पोसेशन दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग है। कंडीशन का मतलब आपको सिर्फ पोसेशन के लिए केवल एक वर्ड को ध्यान में रखना होगा। वो कौन सा वर्ड है, बिलोंग। बिलोंग वर्ब से ही पोसेशन दिखाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ही बिलोंग्स टू दिल्ली, यानी उसका संबंध दिल्ली से है, यानी वह दिल्ली में रहता है। सिंपल सी बात है। अगर हम कहें दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस कार बिलोंग्स टू मी, यानी ये इस कार का संबंध मुझसे है, यानी यह कार मेरी है। इस कार पर अधिकार या पोसेशन किसका दिखा रहा है, मेरा। तो इसलिए इन सभी टेंस में आप देख रहे हैं या बिलोंग में हम आपको यस लगा हुआ देखेंगे। ठीक है, एक और लिख सकते हैं, दिस बेबी इज दिस बेबी इज बिलोंगिंग टू हर। अगर आपको ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा तो क्या आप इसको सही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने रूल देखा कि बिलोंग का यूज किया जाता है पोसेशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आप देख रहे हैं कि दिस बेबी इज बिलोंगिंग टू मी। अब इस बिलोंगिंग टू का यूज कैसे हो सकता है, रूल के अगेंस्ट हो गया, इसलिए हम इसको सही करेंगे बिलोंग करके। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आपको एरर डिटेक्शन वाले में मिल सकते हैं या स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि पोसेशन दिखाने के लिए भी यूज होता है कौन सा टेंस, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और भी तरीके से यूज किया जाता है। ज्यादातर अगर हम बात करें एक खास टर्म की या एक खास चीज की,
अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखे होंगे या देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप एक चीज नोटिस जरूर किए होंगे कि जो उसमें हेडलाइंस होती हैं किसकी, न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, हेडलाइंस जो होती हैं उनका यूज जो होता है वो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती है। भले ही बात पास्ट की हो लेकिन वो लिखी जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम इनके एग्जांपल्स की कुछ बात करते हैं, चलिए, विराट हिट्स अनदर सेंचुरी, ये आपको हेडलाइन में देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? कारण इसके पीछे ये है क्योंकि इसमें कम वर्ड्स लिखने होते हैं और किसी भी न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनमें यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि कम से कम वर्ड्स यूज हों हेडलाइंस में, जिससे कि स्पेस बचे, और इसीलिए ज्यादातर यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, भले ही बात हमारी पास्ट की हो, भले ही हमारी बात फ्यूचर की हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि विराट कोहली ने एक और सेंचुरी मारी। ठीक है, विराट कोहली ने एक और सेंचुरी मारी, बात यानी कि पास्ट की हमको समझ में आ रही है। बात कब की समझ में आ रही है? बात पास्ट की, लेकिन लिखा हुआ आप देख रहे हैं किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों लिखा है? क्योंकि न्यूज़पेपर की ज्यादातर हेडलाइन, ये आप एक इसको रूल मान सकते हैं। या अगर हम लिखें कमेंट्स ऑन किसान बिल, राहुल गांधी कमेंट्स ऑन किसान बिल, राहुल गांधी ने किसान बिल पर कमेंट किया, राहुल गांधी ने किसान बिल पर कमेंट किया। इसका मीनिंग तो ये निकल कर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लिखा क्या हुआ है? कमेंट्स, जिसमें यस लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया हुआ है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि राहुल गांधी सिंगुलर है मान लीजिए एक तरह से, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर यस लगता है और ऐसा टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी आपको देखने को मिलता है कौन सा टेंस हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट यूज में अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट वाला यूज क्या होगा? चलिए नेक्स्ट यूज लिखेंगे, सेवेंथ शायद है, रेडियो की कमेंट्री में, रेडियो की कमेंट्री में, रेडियो की कमेंट्री कहने से मतलब है कि अब तो मान लीजिए टीवी है सभी के यहाँ, ठीक है, एक नहीं दो दो चार चार टीवी यहाँ, और सबसे बढ़िया वाले टीवी तो हमारा स्मार्टफोन होता है कि उसमें भी आप मैच देख सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले क्या होता था कि मैच जो है रेडियो पर सुने जाते थे और उसको जहां से ये रिले होता था, जहां से प्रसारण होता था इसका, उसको कमेंट्री करते रहते थे। तो वही रेडियो कमेंट्री की बात करते हैं तो उसमें वो आपका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है अगर हम इंग्लिश कमेंट्री की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं तो ध्यान दिए होंगे कि इसमें ज्यादातर यूज होता है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम एक दो एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कैसे यूज होता है, अगर कैसे यूज होता है देखना है तो चलिए एक दो एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स ए रन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स ए रन। सचिन तेंदुलकर ने बॉल को हिट किया यानी मारा और एक रन ले लिया। ठीक है, एक रन स्कोर कर लिया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि यूज हो रहा है हमारा कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जबकि बात किसकी हो रही है? बात एक कमेंट्री की हो रही है, यानी कि जस्ट पास्ट की हो रही है कि हिट कर दिया यानी रन ले लिया। तो ये इसमें एक्चुअल में तो किया जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ये किया किसमें जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप इसी को कह सकते हैं कि रेडियो के कमेंट्री में ज्यादातर यूज किया जाता है कौन सा टेंस? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं।
रोनाल्डो किक्स द फुटबॉल, रोनाल्डो किक्स द फुटबॉल। रोनाल्डो से आज कौन नहीं परिचित है, रोनाल्डो को कौन नहीं जानता है, ठीक है। अच्छे खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, और उनके सेंटेंसेस से रिलेटेड हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं। रेडियो कमेंट्री में ज्यादातर बोला जाता है रोनाल्डो किक्स द फुटबॉल। आप सुने होंगे रोनाल्डो किक्स द फुटबॉल एंड स्कोर्स ए गोल, ठीक है। रोनाल्डो ने फुटबॉल मारी और एक गोल स्कोर कर लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप देख रहे हैं कि यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी ऐसे सेंटेंसेस में भी या ऐसे केसेस में भी हमारा कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और अगर बात करते हैं तो एक खास कंडीशन की बात करते हैं। तो किसी का कोटेशन यूज अगर हम लिखते हैं, कोटेशंस या किसी की राइटिंग्स लिखते समय हम कौन सा टेंस ज्यादातर यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कोटेशन की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा, एग्जांपल हम केवल इतना लिखेंगे, जैसे अगर हम कहें डॉक्टर कलाम सेज, डॉक्टर कलाम सेज। अब बताइए डॉक्टर कलाम कहते हैं क्या, अभी भी कहते हैं? नहीं, उन्होंने वो सारी की सारी बातें जो कहना है कह चुके हैं, बात हो गई है पास्ट की। यानी इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या निकल कर सामने आता है कि डॉक्टर कलाम ने कहा है या डॉक्टर कलाम ने कहा है। तो लेकिन ये लिखा किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसका मीनिंग अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि, या आगे जो भी बातें यूज होंगी, ठीक है, ये कहते हैं। या अगर हम लिखते हैं आर्य शर्मा राइट्स, आर्य शर्मा लिखते हैं। हिस्ट्री के एक माने जाने हिस्टोरियन है, एंशिएंट हिस्ट्री की किताब इनकी आती है। आर्य शर्मा राइट्स, आर्य शर्मा लिखते हैं। आप कहीं पर मेंशन कर सकते हैं किसी बात की ऑथेंटिसिटी के लिए, यानी प्रामाणिकता के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में आपको कैसे लिखना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा, ठीक है। और क्यों लिखना होगा, क्योंकि कोटेशन या राइटिंग्स लिखा ही किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये सारी की सारी बातें आज आपने इस क्लास से सीखी हैं। और अगर आपको इसमें ढेर सारी जानकारियां मिली हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जानकारियां बांटनी चाहिए, अच्छी जानकारियों को बांटना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर चलेंगे। पहले जैसे अभी हमने इंडेफिनिट टेंस को देखा कि पहले इसके हमने रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को सीखा, फिर उसके बाद हमने एडवांस या एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनके कुछ रूल्स को सीखा, या उस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हमने सीखने का काम किया। तो इस तरह से हम आपको टेंस धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पर सिखाएंगे। और टेंस हमारे चैनल वन एग्जाम पर शुरू कर दिया गया है, बेसिक टू एडवांस लेवल पर। और अगर आप एक बार पढ़ लेंगे सारे के सारी क्लासेस तो आपको टेंस से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे फिर आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस से आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वन एग्जाम से। और इंग्लिश के अलावा भी चैनल पर ढेर सारे सब्जेक्ट्स बड़े ही एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में और एकदम अच्छे लेवल पर पढ़ाए जा रहे हैं। उससे आप अपनी तैयारी को फ्री में इन्हेंस कर सकते हैं। इन्हेंस करने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के समय में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेंगे वही आपके लिए ही महत्वपूर्ण होगा या वही आपके लिए यूजफुल होगा। तो इस तरह से हम आपको आज के क्लासेस में ये सारी की सारी बातें कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।